वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। 2023 ओलंपिया ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद शुरू हो गई है कंट्रोवर्सी। और इसी कंट्रोवर्सी को देख के फैंस में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलने लगी है और लोगों के अंदर ये बात हो गई है कि कौन ज़्यादा डिजर्विंग था मिस्टर ओलंपिया 2023 जीतने के लिए। और फैंस दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं, जहां एक ग्रुप क्लियरली यही कह रहा है कि हादी चुपन काफ़ी डिजर्विंग विनर थे और इनके साथ अनफेयर गेम खेला गया इस बार। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कह रहा है कि डेरेक लंसफोर्ड डिज़र्व करते थे इस बार ओलंपिया को जीतना। लेकिन इस बार का डिसीज़न फेयर था या नहीं, इस पर डिबेट तो अभी चलती रहेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो ओलंपिया को काफ़ी बदनाम कर चुकी है, आज से नहीं बल्कि इसकी 59 साल के हिस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से। अनफेयर जजमेंट ओलंपिया की हिस्ट्री में आज से नहीं बल्कि 1970s से ही अनफेयर जजमेंट के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानें ओलंपिया के टॉप 5 सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल डिसीजंस कौन थे और किस साल में थे, और इसने ओलंपिया की क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहली कंट्रोवर्सी जो शायद कभी ओलंपिया में हुई थी वो है 1980 का वो इनफेमस ओलंपिया, जिसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का कमबैक हो रहा था। और इस साल के फ़ैन फेवरेट थे माइक मेंडजर, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं अपने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को लेके, जिस पे भी शायद एक वीडियो हम लाने वाले हैं। तो ये कमबैक ईयर था अर्नोल्ड का। अर्नोल्ड इस टाइम पे हॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी। अर्नोल्ड जो उस टाइम के बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े लीजेंड थे, जो कि ओलंपिया 1970 से 1975 तक विनर रहे थे मिस्टर ओलंपिया के। और मिस्टर ओलंपिया इनकी फेमस सेलिब्रिटी स्टेटस को कैश करने के लिए इन्हें वापस इनवाइट करता है 1980 के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लास्ट मोमेंट तक बाकी एथलीट्स को पता भी नहीं था कि आर्नोल्ड कम्पीट करने वाले हैं। आर्नोल्ड काफ़ी आराम से स्टेज के पीछे यूं ही घूम रहे थे और साथ में उनके एक कैमरा क्रू भी था जो कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहा था। और जस्ट लास्ट मोमेंट पर आर्नोल्ड अचानक से नॉर्मली कैजुअली बात करते हुए अब बाकी एथलीट्स को कहते हैं कि वो भी कम्पीट करने वाले हैं, जो एक काफ़ी शॉकिंग फैक्टर था बाकी एथलीट्स के लिए। और यहीं पर से अनफेयर होने का एक सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट हो चुका था। और इतने साल के गैप के बाद अर्नोल्ड की फिजिक वैसी नहीं थी जिस टाइम पे वो प्राइम पे थे। लेकिन जो विडर से दोस्ती और लोग ये एलिगेशंस लगाने लगे कि जो वीडर अपने कुछ सिलेक्टेड एथलीट्स को ज़्यादा फेवर करते हैं। और जब रिज़ल्ट आया और हर कोई शॉक में था, सबसे ज़्यादा माइक मेंडजर और पिछले साल के विनर फ्रैंक ज़ेन भी। ये लोग इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस साल के रिज़ल्ट से कि अगले साल का ओलंपिया इन्होंने बाइकआउट कर दिया। और काफ़ी बड़े बड़े नाम अगले साल के ओलंपिया में नहीं दिखते हैं, जैसे कि फ्रैंक ज़ेन, माइक मेंडजर और बोयर को। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता इस डिसीजन से, क्योंकि कोई भी कितना भी इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर ले, ये चीज़ अगले साल ही पता चल जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो है जस्ट इसके अगले साल का ओलंपिया 1981 का मिस्टर ओलंपिया। 1980 का मिस्टर ओलंपिया अनफेयर एडवांटेज लेकर आर्नोल्ड जीत चुके थे और वो स्विच कर चुके थे वापस में हॉलीवुड में और ओलंपिया को जस्ट एज अ प्रोमोटर प्रमोट करने लगे। और इस साल भी कुछ ऐसा होता है जो ओलंपिया के लिए एक काला धब्बा बन चुका है। आर्नोल्ड अपने सबसे क्लोज फ्रेंड और ट्रेनिंग पार्टनर रह चुके फ्रैंको कोलंबो को इस साल जितवा देते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल का जो कंपटीशन का लाइनअप था और फ्रैंको कोलंबो की पास्ट हिस्ट्री देखकर आप भी ये समझ जाएंगे कि इस साल कितना ज़्यादा अनफेयर गेम हुआ है। फ्रैंको कोलंबो 1976 के ओलंपिया के बाद अगले ही साल 1977 में एक स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में इंजर्ड हो जाते हैं और अपने लेग को बुरी तरीके से इंजर्ड कर लेते हैं। और इतने साल के गैप के बाद ये 1981 में कमबैक करते हैं और इस साल साफ पता चल जाता है स्टेज पर इनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा साइज़ लूज़ कर चुके थे। और ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है जब इनके बगल में द गोल्डन ईगल और क्वाडजिला टॉम प्लाट्स खड़े होते हैं। और भी बाकी जो कंपटीशन थे इस साल काफ़ी ज़्यादा ही पीक करके आए थे, जैसे कि क्रिस डिकर्सन और डैनी पडीला। इन दोनों के साइड में अगर आप फ्रैंको को देखें तो पता चल जाता है कि फ्रैंको इनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे थे। और ये सिर्फ यही तक नहीं रुका, इस साल हमें पहली बार ओलंपिया की स्टेज पर गाइनो देखने को मिला। फ्रैंको कोलंबो इस बार सिर्फ कम साइज के साथ ही नहीं, एक क्लियर विजिबल गाइनो के साथ भी ऑन स्टेज खड़े हुए थे। इतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी होने के बाद भी फ्रैंको कोलंबो को विनर बना दिया गया। और यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं कि इनके जीतने का रीज़न क्या हो सकता है, इनकी बॉडी की कंडीशनिंग या फिर बाकी इन्फ्लुएंस। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि अर्नोल्ड का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था इस डिवीजन के अंदर, जो कि वो खुद ही नहीं सिर्फ अपने फ्रेंड को भी उसके साथ साथ ओलंपिया का टाइटल जीत जाते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन की तरफ। 2007 के मिस्टर ओलंपिया में 2007 का मिस्टर ओलंपिया जाना जाता है जे कटलर और विक्टर मार्टिनेज के लिए। जे कटलर जस्ट प्रीवियस ईयर 2006 में रॉनी कॉलमैन को फाइनली काफ़ी लंबी बैटल के बाद रिथ्रोन करके मिस्टर ओलंपिया बनते हैं। लेकिन जस्ट अगले ही साल
इतना अच्छा नहीं जाता है जे कटलर के लिए, और ये काफ़ी बुरी कंडीशन में स्टेज पर आते हैं। और ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगने लगता है जब इनके बगल में विक्टर मार्टिनेज शायद आज तक के अपने सबसे बेस्ट लुक में आते हैं। और ये फोटो देख के आप साफ समझ सकते हैं कि जे कटलर कितने ज़्यादा फ्लैट लग रहे हैं विक्टर मार्टिनेज के सामने। इस फोटो को अगर किसी आम इंसान से भी जज करवाएंगे तो वो कोई भी क्लियरली ये बता सकता है कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्टेज पर। लेकिन उसके बावजूद भी जे कटलर इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं, वो भी ईजिली। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ओलंपिया की हिस्ट्री का एक और बुरा ट्रेंड है, वो किसी डिफेंडिंग चैम्प को जल्दी नहीं हरवाना चाहते हैं ताकि उसकी लेगेसी पर फ़र्क नहीं पड़े। तो उसे काफ़ी मौका दिया जाता है कि अगर वो कुछ कम मार्जिन से स्टेज पर लूज़ कर रहा है तो उसे ओलंपिया के जो भी जजेस हैं वो जितवा दिया करते थे। और यही हुआ जे कटलर के साथ। अनडिजर्विंग होने के बावजूद जे कटलर इस साल जीत जाते हैं। इसमें जे कटलर की कोई गलती नहीं है, ये डिसीजन होता है जजेस का। और आज भी फैंस और एक्सपर्ट विक्टर मार्टिनेज को ही 2007 का अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस ओलंपिया की चौथी रिग डिसीजन के ऊपर, जो थी जे कटलर और रोनी कोलमैन के बीच में। और ये साल था 2001। रोनी कोलमैन उस टाइम तक 3 बार के डिफेंडिंग चैम्प थे, और ये लेकिन उस साल काफ़ी ऑफ आए थे। ऑफ इसलिए कह रहे क्योंकि जे कटलर के साथ खड़े थे और जे कटलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव और काफ़ी अच्छा पिक करके आए थे। अगर आप स्टेज फोटोज़ और वीडियोस को देखेंगे तो इसमें आप साफ देख सकते हैं कि रोनी कोलमैन कितने ज़्यादा ब्लोटेड थे और जे कटलर की कंडीशनिंग बिल्कुल उतनी ही ज़्यादा क्रिस्प थी। लेकिन बात यहाँ पर यही हो जाती है कि अभी भी रोनी कोलमैन अपने बैक से डोमिनेट कर रहे थे, तो इस डिसीज़न को उतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी सिर्फ कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जे कटलर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से रोनी कोलमैन को बीट कर रहे थे। अभी भी अगर आप लेटेस्ट जे कटलर की किसी इंटरव्यूज़ में इस 2001 के ओलंपिया की बात को देखेंगे तो जे कटलर हमेशा यही कहते थे कि वो इस बार डिज़र्व करते थे। और फैंस और एक्सपर्ट भी ये बात जानते हैं कि इस साल रोनी डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन फिर से बात वही हो गई थी कि किसी रेनिंग मिस्टर ओलंपिया को ओलंपिया की ऑर्गेनाइजेशन जल्दी हरवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें बनाने रहते हैं लेजेंड्स। और अगर कोई लेजेंड हार जाए तो उसकी लेगेसी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है अगर वो 6 या 7 साल लगातार किसी डिवीज़न को डोमिनेट कर ले। बट ये सारी डिसीजन फीकी पड़ जाती है। जो अगला कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, जो हमारे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा था ओलंपिया के अंदर, वो है 1997 का मिस्टर ओलंपिया। 1997 वो साल था जब डोरियन येट्स अपना फाइनल ओलंपिया खेलते हैं। ये लगातार उस टाइम 5 बार के डिफेंडिंग चैम्प थे और ये इनका 6ठा मिस्टर ओलंपिया था। लेकिन अभी डोरियन येट्स की फिजिक पहले जैसी नहीं रही थी। ये पिछले कुछ सालों में बाइसेप और ट्राइसेप की इंजरी से सफ़र कर रहे थे और इस साल इनके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा ही श्रिंक हो चुके थे। अगर आप स्टेज फोटोज़ को देखेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि डोरियन के आर्म काफ़ी ज़्यादा ही डिफॉर्म हो चुके हैं और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो हुआ करती थी कंडीशनिंग, वो भी नहीं दिखती है। स्टेज पर ये बिल्कुल ब्लोटेड और फ्लैट दिखते हैं। और इनका जो कंपटीशन था उस साल नासिर अल सनबाती। नासिर उस साल अपने पीक पर आए थे। जैसे कि हम सब जानते हैं डोरियन येट्स काफ़ी कंडीशनिंग के लिए फेमस थे उस टाइम पे, लेकिन नासिर उनको भी बीट कर दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जजेस उनको क्लियरली इग्नोर करके डोरियन येट्स को ये टाइटल दे देते हैं। और सिर्फ कंडीशनिंग ही नहीं, डोरियन येट्स का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ करता था उनकी बैक। डोरियन चाहे आगे से कितने भी फ्लैट हो जाते थे, बैक से वो इतने ज़्यादा मार्जिन से बाकी कंपटीशन से आगे निकल जाते थे। लेकिन इस साल नासिर अल सनबाती बैक से भी डोरियन को लगभग कैच कर चुके थे, बैक से भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो फिर नासिर ने बिल्कुल कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी इस साल जीतने के लिए। लेकिन इतने ज़्यादा एफर्ट और अपने कंपटीशन के इंजर्ड होने के बावजूद नासिर जब ये टाइटल नहीं जीतते हैं तो पता चल जाता है कि ओलंपिया में कितने ज़्यादा अनफेयर डिसीजंस लिए गए हैं। और उस टाइम पे डोरियन येट्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे जो विडर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओलंपिया के। तो ये चीज़ भी एक पॉइंट बनाती है डोरियन येट्स को इस साल जिताने का। और डोरियन येट्स इस साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 5 सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया के डिसीज़न। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड और अनफेयर थे। जैसे कि 2014 का फेमस फिल हीथ वर्सेस काई ग्रीन, जिसमें कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि काई ग्रीन उस साल ज़्यादा डिज़र्विंग थे, जिस साल के बाद काई ग्रीन ने फिर कम्पीट करना भी छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसा कहने लगे थे कि फिल हीथ की रहते हुए कभी भी इन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा, चाहिए कितनी भी ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग और पैकेज के साथ स्टेज पर आ जाएं। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था 1971 का मिस्टर ओलंपिया। ये ऐसा ओलंपिया था जिस बार स्टेज पर सिर्फ एक एथलीट था। सुनने में ये जितना अजीब लगता है ये एक फैक्ट है। उस साल स्टेज पर सिर्फ एक एथलीट था, वो थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और वो अकेले स्टेज पर आए और ओलंपिया का टाइटल लेकर चले गए। लेकिन इसके पीछे की रीज़न क्या थी? और इसका रीज़न ये था कि इसके साथ ही साथ ओलंपिया के साथ ही साथ एक और कंपटीशन चल रहा था। ओलंपिया का एक राइवल कंपटीशन हो रहा था उस टाइम पे, मिस्टर यूनिवर्स, जो कि नाबा
ऑर्गेनाइज करता था, ना कि IFBB। और जो वीडर अपना मोनोपोली चाहते थे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, तो इन्होंने एक ऐसा रूल बनाया था कि कोई भी एथलीट अगर IFBB के बाहर जाकर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्पीट करता है तो वो IFBB से बैन कर दिया जाएगा। और इस साल काफ़ी बड़े बड़े नाम जैसे कि सर्जियो ओलिविया, फ्रैंको कोलंबो, इन सारे एथलीट्स को बैन कर दिया गया और रह जाते हैं सिर्फ आर्नोल्ड, जो अकेले उस साल शो अप करते हैं स्टेज पर और टाइटल ले जाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस साल का 2023 का जो कंट्रोवर्सी हुआ है ये नया नहीं है। ओलंपिया की हिस्ट्री में काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए गए हैं जो इस बार हमने इस वीडियो में शेयर किए आपके साथ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कंट्रोवर्सी का सीन कुछ नया नहीं है और ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, काफ़ी बड़ी लेवल, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इससे हम किसी एथलीट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी पोटेंशियल की कोशिश कर रहे हैं कि कोई उंगली उठे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जजेस और ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया का टाइम था और अगर कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन होती भी थी तो वो एक दो साल में लोग भूल जाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, ज़रा से भी अगर डिसीजन में कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो अब लोगों के पास एक्सेस है HD फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का। अब थोड़ा सा भी अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखने वाला इंसान है तो वो इन फ़ोटोज़ के थ्रू देखकर इतना तो समझ सकता है कि कौन डिज़र्विंग था और नहीं था। तो अगर आज के टाइम में ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए जाएंगे तो फ़ैन बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा ही असर पड़ेगा और निगेटिव इम्पैक्ट होगा ओलंपिया पर। और सिर्फ ओलंपिया ही नहीं, जैसे कि हम सब इंडियन फैंस जानते हैं शेरू क्लासिक में क्या चलता है और क्या होता है। हमने हाल में अली बिलाल वर्सेस भुवन चौहान की कंट्रोवर्सी सुनी और देखी भी कि कौन ज़्यादा अच्छा था उस टाइम और कौन ज़्यादा डिजर्विंग था उस टाइम स्टेज पर, लेकिन जिता किसको दिया गया। इससे होता सिर्फ ये है कि एथलीट्स के साथ काफ़ी बुरा होता है। इतने साल की मेहनत करने के बावजूद भी हार जाते हैं, जबकि वो डिजर्विंग होते हैं। अगर नहीं डिजर्विंग होते तो बात अलग सी थी, लेकिन जब वो डिजर्विंग होते हैं और साफ साफ लोग उनको वैसा कह रहे होते हैं ऑफ स्टेज कि आप क्लियर विनर हैं, उसके बावजूद भी उन्हें विनिंग टाइटल नहीं मिलता है, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है किसी एक एथलीट के लिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस साल के हुए ओलंपिया के कंट्रोवर्शियल डिसीजन को लेकर और कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ। तो और भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अपने चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं।